हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 के दूसरे भाग में प्रश्न संख्या 19 से लेकर 34 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। अभी तक अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। 19वां प्रश्न है, श्रेणी 76, 72, 68, 64 का कौन सा पद शून्य होगा। इसी में आगे चलकर कहीं पर शून्य होगा तो कौन सा पद होगा, पद की संख्या हमें बतानी है, अर्थात n बताना है। तो चलिए हल करते हैं। दिया है, प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद a बराबर 76, सार बनतर जिसे हम ज्ञात करेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू -4 मिलेगा यहाँ पर। अब शून्य हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो इसे मान लेते हैं अंतिम पद। तो यही लिख सकते हैं, माना अंतिम पद an या फिर l भी लिख सकते हैं इसे, इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हमें पता है समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an शून्य रख लेते हैं, a 76 है, प्लस n हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी -4। इसे सिंप्लीफाई कर लें, 0 इज इक्वल टू 76। यहाँ -4 है और यहाँ प्लस n है, इसका मल्टीप्लाई अगर इससे होगा तो -4n हो जाएगा। और फिर ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा, या डायरेक्ट आप यहाँ माइनस कर सकते हैं, माइनस का ये माइनस कर देगा और 4 का अगर n में हुआ तो 4n, और फिर माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस का प्लस, और 4 का अगर मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो 4। 0 इज इक्वल टू 76 है और 4 है, जुड़ के कितना हो जाएगा 80 माइनस 4n। अब माइनस 4n को इधर लाते हैं तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 4n बराबर 80। तो n बराबर क्या हो जाएगा 80/4। 4 से अगर डिवाइड करें तो ये 20 बार चला जाएगा, अतः 20वां पद जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो लिख सकते हैं, अतः श्रेणी का 20वां पद शून्य होगा। चलिए ये प्रश्न हल हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है, श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 52 होगा। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, दिया है प्रथम पद a इज इक्वल टू 1, सार बनतर d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 3। अब यहाँ मान लेते हैं अंतिम पद क्या है, 52 है। इसी में आगे चल के कहीं पर 52 होगा तो उसी को हम मान लेते हैं अंतिम पद। माना अंतिम पद an बराबर 52। चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an जो है वो 52 है, a जो है वो 1 है, और n हमें ज्ञात करना है n-1 और d 3 दिया हुआ है। इसे सरल कर लेते हैं, 52 बराबर 1 धन 3 का अगर n में गुणा हुआ तो 3n, और 3 का अगर ऋण 1 में गुणा हुआ तो ऋण 3। तो 52 बराबर यहाँ 3n प्लस में रहेगा, और +1 में अगर -3 करेंगे तो -2 मिल जाएगा हमें। -2 को इधर भेज देते हैं, तो 3n बराबर 52 ऑलरेडी है यहाँ पर, और ये इधर आके प्लस में हो जा रहा है तो +2। तो 3n बराबर हमें कितना मिला 54,
और अगर इससे डिवाइड करें हम n इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 वन सा 3 और 3 एट सा 24 कट जाएगा। तो जो 18वां पद होगा वो क्या होगा, 52 होगा। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः श्रेणी का 18वां पद 52 है। तो यह प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 11वें पद क्रमशः 16 और 34 हैं, तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। हमें श्रेणी ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि श्रेणी क्या होगी। मान लेते हैं कि a प्लस डी, a प्लस 2d, इसी प्रकार आगे भी है ना। तो पहले ये मान लेंगे, उसके बाद फिर 5वां और 11वां पद दिया है, तो यहाँ से 2 समीकरण हमें प्राप्त होंगे। ये हल करते हुए आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो हम इसे ये भी मान सकते हैं a1, a2, a3, लेकिन यहाँ पर उससे काम बनेगा नहीं, या फिर से विस्तार करके हमें इसी रूप में लाना पड़ेगा। अगर कोई समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करना होता है, बनाना होता है उसे, तो इसी रूप में हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा इसी रूप में मानिएगा। तो अभी देखिए हल करते हुए आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो हल करते हैं इसे। माना समांतर श्रेणी क्रमशः a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार के। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है ये समझ लेते हैं। प्रश्नानुसार बोल रहा है 5वां और 11वां पद। 5वां पद अर्थात a5 जो है वो कितना दिया है, 16। अब इसे हम लिख सकते हैं, या a5 को देखिए, a5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ये कितना हो जाएगा, a प्लस 4d। ये पहले के प्रश्नों में भी समझा चुका हूं आपको। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे a प्लस 4d इज इक्वल टू 16। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 1। तथा और आगे क्या रहा है कि 11वां पद है, तो a11 इज इक्वल टू कितना दिया है, 34। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक घटा लेना है बस, a प्लस 10d, या a प्लस 10d इज इक्वल टू 34। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में अगर समीकरण 2 को मैं घटा दूं, तो यहां से मुझे d की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, a से a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ d बचेगा, तो d की वैल्यू मिलेगी। फिर d की वैल्यू को हम या तो समीकरण 1 में रखें या तो समीकरण 2 में रखें, तो हमें a की भी वैल्यू मिल जाएगी। और किसी भी समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए हमें a और d का ज्ञात होना आवश्यक है। तो चलिए अब हल करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस 4d इज इक्वल टू 16 और a प्लस 10d इज इक्वल टू 34। घटा रहे हैं तो चिन्हों को बदल लेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, जो नीचे के चिन्ह होते हैं उन्हीं के अनुसार हम बदल देते हैं। यहाँ भी प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 6d बचेगा इज इक्वल टू 34। माइनस 34 में प्लस 16 अगर घटाएंगे तो माइनस जो है वो बड़ा है, तो माइनस जो है बड़े नंबर के साथ है, इसलिए माइनस में उत्तर मिलेगा। अब d इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 18 अपॉन माइनस 6। ऊपर नीचे माइनस है तो प्लस कर लिया, ये कट के कितना आ गया, 3। अब चलिए यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसे। d का मान या तो समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए, a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसे रख रहा हूं समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। प्लस 12 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर कितना मिला हमें, 4। अब a और d हमें प्राप्त हो गया है, a 4 है और d जो है वो 3 है। अब हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं, तो अगले पेज पे चलिए बना लेते हैं इसे। अतः समांतर श्रेणी
हमने माना क्या था, ए प्लस डी, तो ए जो है वो 4 है, ए प्लस डी हो जाएगा 4 + 3, और फिर 4 + 2 × 3 हो जाएगा, 2D था, फिर 4 + 3 × 3 हो जाएगा, 3D था वो, a + 3D। इसी प्रकार से आगे भी चलेगा। अब इसे सरल कर लें तो 4 7 और ये आ जाएगा 10, और फिर ये आ जाएगा 13। इसी प्रकार से आगे भी चलेगा। आदि है। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2 6 10 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है, अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए या अंत से nवां पद ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए आपको मैं 3 मेथड बताने वाला हूं। तीनों मेथड ध्यान से देखिएगा, जो आपको सुविधाजनक लगे उसके अनुसार आप हल कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं, इसे हल करते हुए अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट मेथड, इसे हम an = a + n - 1 * d की सहायता से हल करेंगे। ठीक है, जैसे हल करते हुए आए प्रश्नों को, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो दिया है प्रथम पद, जिसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a = 2, d निकाल लेंगे, कितना आएगा 6 - 2 = 4, और अंतिम पद या तो l लिख सकते हैं या फिर an बराबर दिया है 86, यही दिया है। अब हम ज्ञात करेंगे पदों की संख्या। इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, है ना, वही मिसिंग है। चूंकि an = a + n - 1 * d होता है, an दिया है 86 बराबर a दिया है 2 धन n हमें ज्ञात करना है, और d दिया है 4। तो 86 बराबर 2 धन 4 का गुणा n में करेंगे तो 4n, 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो 86 बराबर धन 2 है और ऋण 4 है, घटेगा तो ऋण जो है बड़ी संख्या के साथ है, इसलिए 4n -2 मिलेगा हमें। ऋण 2 को इधर लाते हैं तो धन 2 हो जाएगा। तो 4n बराबर 86 धन 2। तो 4n बराबर कितना मिल रहा है, 88। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 88/4 बराबर कितना आ जाएगा, 22, कट जाएगा ये। अब हमें पता चल गया कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, टोटल 22 हैं। और क्या पूछ रहा है कि अंत से 15वां पद ज्ञात करना है। तो मैं लिखते हुए आपको समझाता हूं पहले कि इसे कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो a1 लिखूंगा। इसी प्रकार से 22 पद हैं टोटल, तो a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8। अब मैं नंबर डायरेक्ट लिख रहा हूं, जिससे कि ज्यादा ना लिखना पड़े। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। अंत से 15वां पद ज्ञात करना है, तो अंतिम पद से हम स्टार्टिंग करेंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वां अंत से जो 15वां पद हो रहा है वो क्या है, a8 है, और यही हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, a8 = a + 8 - 1 * d। अब यहाँ पर हमें a भी ज्ञात है और d भी ज्ञात है। a क्या है, 2 है, और d जो है वो 4 है। तो इसी की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं कि a8 वाले स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो यही करना है हमें। तो पहले लिख लेते हैं, अतः दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बाईस है, तथा अंतिम पद से 15वां पद समांतर श्रेणी का 8वां पद है। अभी देखा ना हमने, a8 है, 8वां पद है। तो इस मेथड में आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए एट इज इक्वल टू ए दिया हुआ है कितना 2 प्लस एन जो है एन की जगह 8 रखेंगे तो 8 माइनस वन, सॉरी यहाँ डी है और डी कितना है 4। तो ए एट इज इक्वल टू 2 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 7 4 28। तो ए एट इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें 30, अर्थात अंत से जो 15वां पद है वो कितना है 30 है। तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब चलिए सेकंड मेथड यूज कर लेते हैं। सेकंड जो मेथड है वो एक फॉर्मूला है, इसे अप्लाई करते हुए आप आसानी से अंत से nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो फॉर्मूला जो है वो अंत से nवां पद बराबर l माइनस n माइनस वन इंटू डी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अंत से 15वां पद। तो हमें पता है कि अंतिम पद क्या है 86 दिया हुआ है, n की जगह क्या रखना है 15 ऋण 1 और d की जगह 4। अब इसे सरल करें तो 86 ऋण 15 ऋण 1 करेंगे तो 14 गुणित 4 बराबर 86 ऋण 14 चौका 56 और 86 में अगर 56 को घटा दिया तो कितना है 30। तो मेथड चाहे जो यूज करिए आंसर हमेशा सेम मिलेगा। अब थर्ड मेथड की बात कर लेते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो ध्यान से देखिएगा आप, मजा आएगा इसमें। जो समांतर श्रेणी दी है वो है 2 6 10 और इसी प्रकार आगे डॉट डॉट 86। अब देखिए हमें अंत से 15वां पद ज्ञात करना है। अगर मैं इस समांतर श्रेणी को उलट दूं तो उलटने पे क्या प्राप्त होगा 86 डॉट 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 डॉट, पहले 10 आ जाएगा फिर आएगा 6 और अंतिम पद क्या हो जाएगा 2, यही होगा। अब यहाँ स्टार्टिंग से हमें 15वां पद ज्ञात करना पड़ेगा और हम A15 लगाते हुए आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या ज्ञात होना आवश्यक है, a प्लस 15 माइनस वन इंटू डी, यही लिखेंगे ना। तो a का ज्ञात होना आवश्यक है और a जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम पद 86 और d ज्ञात करेंगे तो d जो है वो ऋणात्मक मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा ये देख लेते हैं। प्रथम पद क्या दिया है a बराबर 86 और d अगर ज्ञात करते हैं तो a2 माइनस, अर्थात जो अगला पद होता है उसमें हम पिछला पद घटाते हैं। तो यहाँ 2 माइनस 6 करिए या तो 6 माइनस 10 करिए। तो d इज इक्वल टू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 10। आपको समझाने के लिए 2 बार निकाल रहा हूँ, जिससे सेम आता है कि नहीं देख लेंगे हम ना। तो यहाँ भी -4 आएगा और ये भी क्या आएगा -4 ही आएगा, है ना। तो d इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, A15 शुरू से ज्ञात कर रहे हैं तो अंत की तो बात ही नहीं रही, हम स्टार्टिंग से ज्ञात कर रहे हैं। तो A15 इज इक्वल टू a प्लस 15 माइनस वन इंटू डी। अब a की वैल्यू रख लीजिए, कितना आएगा, यहाँ पर 86 है, धन ये आ जाएगा 14 गुणित ये ऋण 4 बराबर 86 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 14 चौका 56 और यहाँ भी कितना आ गया 30। तो मेथड जो आपको बढ़िया लगे आप वही अप्लाई करके हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि कौन सा मेथड आपको बढ़िया लगा। तो चलिए ये प्रश्न हल हो गया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन, हाँ 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, समांतर श्रेणी 6 10 14 82 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। अब आप जो मेथड आपको समझ में आया वो लगाइएगा, मैं जो मुझे सिंपल लगता है वो लगा लेता हूँ। यहाँ a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 10 माइनस 6 करेंगे तो कितना मिलेगा 4 और l बराबर दिया है 82। अब अंत से nवां पद बराबर l माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो अंत से 12वां पद हमें ज्ञात करना है। 12वां पद बराबर अंतिम पद दिया है 82 ऋण n की जगह हमें 12 रखना है, ऋण 1 गुणित 4 बराबर 82 ऋण यहाँ पर 11 मिलेगा गुणित 4। तो 82 ऋण 11 चौक 44
और 82 ऋण 44 किया तो कितना मिल गया? 38। अतः अंत से 12वां पद 38 है। तो इसका उत्तर भी हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 है तो इनका कौन सा पद शून्य होगा? तो चलिए हल करते हुए अच्छे से समझते हैं इसे। दिया है या प्रश्नानुसार तीसरा और 9वां पद, तो A3 इज इक्वल टू दिया है 4। इसे अगर हम लिखना चाहें तो A+2D लिख सकते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं पिछले प्रश्नों में। A+2D इज इक्वल टू 4, इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। तथा आगे कह रहा है 9वां पद, तो A9 इज इक्वल टू कितना दिया है? -8। तो इसे हम लिख सकते हैं A+8D इज इक्वल टू -8। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब कौन सा पद शून्य होगा? मान लेते हैं कि अंतिम पद शून्य होगा, अर्थात an इज इक्वल टू 0। अब an इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी होता है। उसके लिए हमें क्या आवश्यक है ज्ञात करने के लिए? प्रथम पद अर्थात a का ज्ञात होना आवश्यक है और d का भी ज्ञात होना आवश्यक है। अब यहाँ पर दो समीकरण बन गए हैं, इन्हें अगर घटा लिया जाए तो a से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर d की वैल्यू मिल जाएगी। फिर d का मान चाहे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, वहां से हमें a का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा पद शून्य होगा, अर्थात nवां पद। ठीक है, तो चलिए यही करेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर A+2D इज इक्वल टू 4 दिया है और A+8D इज इक्वल टू -8 दिया। घटा रहे हैं तो चिन्हों को बदल लेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। -8 में से अगर +2 को निकालेंगे तो -6 बचेगा। डी भी है साथ में, प्लस यहाँ पर भी है, प्लस यहाँ पर भी है, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 12। 8 + 4 इज इक्वल टू 12। तो डी इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? 12/-6। इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम? -2 टाइम। तो d इज इक्वल टू कितना मिला? -2। अब d का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो d का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a+2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4 दिया है, तो a प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू 4, -4 को इधर लाएंगे तो +4। तो a इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? 8। अब a का भी मान प्राप्त हो गया और d का भी मान प्राप्त हो गया। अब मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का अंतिम पद an बराबर 0। चूंकि an बराबर क्या होता है? A+n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर an 0 रख लेंगे, a जो है वो 8 है, धन n हमें याद करना है, और d जो है वो ऋण 2 है। इसे सरल करें, चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 0 बराबर 8 धन n-1 और यहाँ पर इंटू -2 था। अब इसे सरल करते हैं, तो 8 ऋण और धन का गुणा, ऋण हो जाएगा 2 का गुणा अगर n में किया तो 2n, और फिर ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 2 का अगर 1 में गुणा किया तो 2। तो 0 बराबर 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 ऋण 2n। इसे उठा के इधर कर लेते हैं तो प्लस में हो जाएगा ये, +2n में अगर 0 को ऐड करेंगे तो 2n ही मिलेगा। तो 2n इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? 10। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 5। अर्थात जो समांतर श्रेणी है उसका 5वां पद जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः AP का 5वां पद 0 है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है,
सॉरी, एपी मिसिंग है यहाँ पर, यहाँ लिख लीजिएगा। क्वेश्चन टाइप करते टाइम शायद मैंने मिस कर दिया। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। यहाँ दिया है किसी एपी का या किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो A17 जो है वो 10वें पद से A10 से 7 अधिक है, तो ये 7 अधिक है। अगर मैं इसे बराबर करके लिखना चाहूँ तो किसे 7 अधिक करना पड़ेगा? जो कम है उसी में तो जोड़ूंगा ना 7 को, तभी तो ये दोनों बैलेंस हो पाएंगे। तो यही एक समीकरण मिलेगा हमें, और इसी की सहायता से हम सारवंतर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सारवंतर D है। अब प्रश्नानुसार डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार जैसा कि मैंने समझाया, A17 कितना ज्यादा है? A10 से 7 ज्यादा है। तो अगर बराबर करके लिखना हो तो क्या लिखूंगा? A10 और +7, जो कम होगा उसी में तो जोड़ूंगा, तभी तो दोनों बैलेंस हो पाएगा। अब इसे लिख सकते हैं, इसे उठा के इधर कर लेते हैं। A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? A+16D माइनस, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, A+9D इज इक्वल टू 7। अब यहाँ A+16D ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और प्लस का माइनस A हो जाएगा, और माइनस और प्लस का -9D इज इक्वल टू 7। प्लस A है और माइनस A है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 16D में से अगर 9D को निकालेंगे, प्लस में ये है, मतलब प्लस जो है वो बड़े नंबर के साथ है, तो इसलिए प्लस में ही आएगा। आंसर कितना आएगा? 7D इज इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? 7/7 इज इक्वल टू 1, अर्थात जो सारवंतर है वो कितना है? 1 है, और यही तो हमें ज्ञात करना है। अतः AP का सारवंतर, या दी गई AP का सारवंतर 1 है। तो यह प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अगला हल कर लेते हैं। 26वां प्रश्न है, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। मान लेते हैं कि nवां पद an जो है उसके इस समांतर श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक होगा, अर्थात an जो है वो किससे अधिक है? 132, 54वें पद से। तो अगर बराबर करके लिखना चाहूँ A54, तो किसे अधिक करना पड़ेगा मुझे? इसी पद को अधिक करना पड़ेगा, है ना, 132, तभी तो बैलेंस हो पाएगा, जैसा कि हम पिछले प्रश्न में कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, इसे क्या लिख सकते हैं? A+n-1 इंटू D, और इसे क्या लिख सकते हैं हम? A+53 D+132, यही लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम पक्षांतर करते हुए A और D की वैल्यूज रख लेंगे और पक्षांतर करके प्राप्त कर लेंगे। nवां पद हमें याद करना है ना, बस वही याद करना है, तो n की वैल्यू आसानी से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। इसे हल करते हुए और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो दिया है प्रथम पद A इज इक्वल टू 3, सारवंतर D इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। अब माना समांतर श्रेणी का nवां पद an उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अब प्रश्नानुसार
ए एन इज इक्वल टू A54 प्लस 132। ए एन को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं ए प्लस 53D, है ना, एक घटा के लिख लेते हैं, प्लस 132। अब देखिए यहीं ए को आप कैंसिल कर सकते हैं, या तो मान रखते हुए कैंसिल कर सकते हैं, इधर भी प्लस में है और इक्वल के इधर भी प्लस में ही है, तो कैंसिल कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है n माइनस वन इंटू, अब d की वैल्यू रख लेते हैं, कितना है 12 बराबर 53 इंटू 12 करेंगे प्लस 132 है। 12 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा तो कितना आएगा 12n, और फिर माइनस वन के साथ अगर 12 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12 इज इक्वल टू 53 का अगर 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 636 आएगा, प्लस 132 है। अब 12n इज इक्वल टू माइनस 12 को इधर भेज देता हूँ, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। इन्हें अगर ऐड करेंगे तो 8 और 6 और 7 प्लस ये इधर आ जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, तो 12n इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा 780, तो n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12, डिवाइड करें तो ये आएगा 12 छंग 72 और 12 पंचे 60, कट गया। तो n इज इक्वल टू कितना आ रहा है 65। अतः हम लिख सकते हैं समांतर श्रेणी का जो 65वां पद है वो 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसे। अतः समांतर श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यह प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। यहाँ दिया है कि इनका सार्वंतर समान है, अर्थात d जो है वो इक्वल है दोनों समांतर श्रेणियों के लिए। तो मान लेते हैं पहले, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। माना दोनों समांतर श्रेणी क्रमशः, पहले वाले को मान लेते हैं हम A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, तथा B1, B2, B3, B4, डॉट 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 है। अब यहाँ ये भी लिख लेते हैं, जहां दोनों समांतर श्रेणी का सारवंतर या श्रेणियों का सारवंतर समान है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है यदि उनके 100वें पदों का अंतर, इसका 100वां पद क्या होगा A100 माइनस, अब दूसरा जो समांतर श्रेणी है जिसे हमने B1, B2, B3 माना है, तो इसका जो 100वां पद होगा वो क्या होगा B100 इज इक्वल टू कितना दिया है 100 ही दिया है, तो ये लिख लिया 100। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं A प्लस एक घटा लीजिए तो 99D माइनस, यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि माइनस बाहर है, B प्लस 99D, क्योंकि सार्वंतर समान है तो D ही लिखेंगे इज इक्वल टू 100। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो A प्लस 99D माइनस और प्लस का गुणा माइनस B, माइनस और प्लस का गुणा माइनस 99D इज इक्वल टू 100। प्लस 99D है और माइनस 99D है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या A माइनस B इज इक्वल टू 100। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 1। अब आगे कह रहा है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ठीक है। तब इनके
1,000वें पदों का अंतर। अब इसका जो 1,000वां पद होगा पहले समांतर श्रेणी का, वो क्या होगा? A 1000 माइनस इसका क्या होगा? B 1000। अब इसे हल कर लेते हैं। A 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 999D ना, 999D। एक कम कर लेते हैं ना, यही करेंगे, क्योंकि इसे अगर लिखना चाहें A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, यही लिखते हैं ना, n-1 इंटू डी। तो अगर इसे सरल करेंगे तो यही तो आएगा, A प्लस 999 इंटू डी, फिर माइनस, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, B प्लस 999 इंटू डी। अब इसे और सरल करें तो A प्लस 999D प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा B, और फिर प्लस माइनस का माइनस 999D। यहाँ प्लस में है 999D और यहाँ माइनस में है 999D। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। मिला क्या हमें? A माइनस बी। अब देखिए A माइनस बी की हम वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है? 100। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे से लिख लेते हैं। अतः A माइनस बी इज इक्वल टू 100, समीकरण 1 से। तो ये लिख लिया हमने। हम लिख सकते हैं इसीलिए दोनों समांतर श्रेणियों के 1,000वें पदों का अंतर 100 है। तो इसका उत्तर हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28वां प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? जो 3 अंकों वाली संख्याएं होती है उसमें सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100, और सबसे जो बड़ी संख्या होती है वो 999। इन्हीं के बीच बहुत सारी संख्याएं आएंगी और हमें ऐसी संख्याएं बतानी है जो सिर्फ 7 से विभाज्य हो। तो एक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले तो एक समांतर श्रेणी हम बनाएंगे। वो किस प्रकार से बनाएंगे? हल करते हुए चलिए समझते हैं अच्छे से, ठीक है? तो ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। हम जानते हैं कि, अब हम क्या जानते हैं और क्यों जानते हैं ये भी आपको डिटेल में मैं बताता हूं। हम जानते हैं कि 7 से विभाज्य होने वाली तीन अंकों की संख्याएं क्रमशः 105, इसी में 7 को जोड़ दीजिए तो 112, फिर और 7 को जोड़िए तो 119, डॉट डॉट डॉट, जो सबसे अंतिम संख्या प्राप्त होगी वो 994 है। अब ये किस प्रकार से ज्ञात किया ये आपको समझा देता हूं मैं। 7 का पहाड़ा आपको 10 तक आता है, 7 दहा में कितना होता है? 70। अब 70 में और अंकों को जोड़ना है जो 7 से विभाज्य भी हो और 3 अंकों वाली संख्या में कन्वर्ट भी हो जाए। तो अगर 7 गुणित 5 करूं तो कितना आता है? 35, और इन दोनों का योग करूं तो कितना आएगा? 105। अगर मान लीजिए मैं 7 गुणित 4 करता और 28 मिलता, 70 और 28 को जोड़ता तो कितना मिलता? 8, 98, जो कि 3 अंकों वाली संख्या तो है नहीं। तो सबसे जो पास का मिलेगा हमें नंबर वो क्या होगा? 105, जो 7 से विभाज्य होगा। और उसके बाद अगर अंतिम जो इसमें पद है उसे ज्ञात करना हो तो हमें पता है कि 999 जो होता है वो सबसे लास्ट नंबर होता है 3 डिजिट का, है ना? अगर इसमें मैं 7 से डिवाइड दे दूं तो 7 1 सा 7, यहाँ बचेगा हमारा 2, 9, 7 4 सा कितना होता है? 28, यहाँ हमें मिल जाएगा 1, फिर 9, और फिर 7 2 सा 14, यहाँ कितना बच गया? 5। अब इसी 5 को उठा के इसमें घटा दीजिए तो ये 7 से विभाज्य हो जाएगा। 994 मिलेगा ना, अगर 999 में 5 को घटाऊंगा तो इसी प्रकार से मैंने ये अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है? तो ये बन गया हमारा समांतर श्रेणी जिसका सार्वंतर कितना है? 7।
तो इसी की सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है ना। प्रथम पद दिया है और क्या दिया है, सार्वंतर दिया है और अंतिम पद भी दिया है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें टोटल पदों की संख्या क्या है। तो वही होगा, वही ऐसे अंक होंगे जो 7 से विभाज्य हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां प्रथम पद a बराबर 105, सार्वंतर d बराबर 112, ऋण 105 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7। अंतिम पद an बराबर 994। हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या। पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन। अब चूंकि ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन दिया है 994 बराबर a जो है वो है 105 धन n हमें ज्ञात करना है ऋण 1 गुणित 7। तो 994 बराबर 105, 7 का अगर n में मल्टीप्लाई किया तो प्लस 7n, फिर 7 का अगर -1 में किया तो -7 आ जाएगा। अब 994 105 में अगर 7 को घटाया तो ये आ जाएगा 98 प्लस 7n। अब इसे उठा के इधर कर लेते हैं तो 7n बराबर 994 ऋण 98 हो जाएगा। तो 7n बराबर हमें मिलेगा 896। अब चलिए इधर हल कर लेते हैं। तो यहाँ n बराबर क्या मिलेगा हमें, 896 बटे 7। अगर 7 से इसे डिवाइड करें तो 7 1 सा 7 और 7 2 सा 14 और 7 8 सा 56 कट जाएगा पूरा। तो पदों की संख्या टोटल कितनी है, 128। तो 128 ऐसी संख्याएं मिलेंगी 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य होंगी। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। हम लिख सकते हैं अतः 7 से विभाज्य तीन अंकों वाली 128 संख्याएं हैं। तो यह प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। गुणज अर्थात मल्टीपल, 4 से गुणा करने पर जो अंक मिलता है वही हमें बताना है। तो 10 के बाद का तो तुरंत पता चल जाएगा, 12, और फिर उसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो फिर अगला अंक मिल जाएगा, फिर उसमें भी अगला अंक जोड़ेंगे अर्थात 12 में 4 को जोड़ा तो 16 और 16 में 4 को जोड़ा तो 20। अब लास्ट वाला अगर पता करना हो तो पहला तो हमें 12 पता चल गया, फिर दूसरा 16 और 20, इसी प्रकार आगे भी चलेगा। और लास्ट वाला अगर पता करना हो तो क्या करना है, 250 में 4 का भाग दे देंगे तो 4 छंग 24, यहाँ में कितना मिला 10, और फिर 4 दूनी 8, यहाँ मिल जाएगा 2। अब 2 को हमें क्या करना है, घटा देना है 250 में, तो कितना आ जाएगा 248। तो अंतिम वाला अंक भी हमें मिल गया। तो यहाँ भी सेम वही हम लगाएंगे जैसा पिछले प्रश्न में हल किया था। प्रथम पद 12 और सार्वंतर इसका 4 आ जाएगा और अंतिम पद भी दिया है, तो पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसे। दस और 250 के बीच 4 के गुणज क्रमशः 12, 16, 20, डॉट 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 और अंतिम में आएगा 248 है। यहाँ ए प्रथम पद 12,
सारवंतर डी बराबर 16 ऋण 12 बराबर 4 आ जाएगा। अंतिम पद ए एन बराबर 248। पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन जो है वो 248 है, बराबर ए जो है वो 12 है, धन एन हमें ज्ञात करना है ऋण 1, और डी जो है वो 4 है। 248 बराबर 12, 4 का अगर n में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 4n, 4 का अगर -1 में हुआ और बाहर प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा बाद में, तो -4। तो 248 बराबर 12 ऋण 4 करेंगे तो 8 धन 4n, 8 को इधर भेज देते हैं तो 4n इज इक्वल टू 248 माइनस 8 हो जाएगा। तो 4n इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? 240। n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4, इससे ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम? 60 टाइम। अब हमें पता चल गया कि जो टोटल पदों की संख्या कितनी है, जो 4 के गुणज है 60। तो हम लिख सकते हैं अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज क्रमशः गुणजों की संख्या 60 है। यह प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। प्रश्न को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। कह रहा है कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां दिया है कि nवें पद बराबर होंगे। nवें पद बराबर अर्थात an इज इक्वल टू an। अब यहाँ पर प्रथम जो समांतर श्रेणी दी है उसके लिए प्रथम पद और सारवंतर अलग होगा, और द्वितीय जो समांतर श्रेणी दी है उसके लिए प्रथम पद और सारवंतर अलग दिया है ना, तो अलग होगा। यहाँ पर जो लिखेंगे a प्लस, लेकिन n जो है उसका मान बराबर होना चाहिए, तो n यहाँ भी इक्वल है, इसे डिफरेंट नहीं लिखना है हमें। तो a n माइनस a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही दोनों के लिए फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा? 63 प्लस n माइनस वन, और d भी अलग होगा। 65 ऋण 63 करेंगे तो 2 मिलेगा बराबर। यहाँ पर जो प्रथम पद है वो 3 है प्लस n माइनस वन, और d जो है वो 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 मिलेगा। इसी को अगर सरल कर लेंगे तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, और यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसे। प्रथम समांतर श्रेणी में a बराबर 63 और d बराबर 65 ऋण 63 करेंगे तो यहाँ से 2 मिल जाएगा। द्वितीय समांतर श्रेणी में a बराबर 3 और d बराबर क्या आ जाएगा? चाहे तो आप इसे a1 d1 और a2 d2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। प्रश्नानुसार दोनों समांतर श्रेणियों में
nवें पद समान या बराबर है, अतः ए एन इज इक्वल टू ए एन, अब यहीं से मान रख लेता है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए वन एन इज इक्वल टू ए टू एन, ठीक है, n इक्वल है, ये अलग है, तो यहाँ पर a जो है वो 63 है, या आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, या डायरेक्ट मान रखते हुए यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसा आपको सुविधाजनक लगे वैसा आप लिख सकते हैं, अगर कंफ्यूज होते हो तब। तो यहाँ n समान है तो वैसे ही रहने देंगे, और d जो है वो कितना है, प्रथम समांतर श्रेणी के लिए 2 है, बराबर a जो द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए है वो 3 है, धन n माइनस वन, और d जो है वो 7 है। सरल करें इसे तो 63 धन 2 का अगर n में गुणा हुआ तो 2n, 2 का अगर ऋण 2 में, सॉरी 1 में हुआ, ऋण 1 में, तो ऋण 2 आ जाएगा, बराबर 3 धन 7 का अगर n में गुणा हुआ तो 7n, और 7 का गुणा अगर ऋण 1 में हुआ तो ऋण 7। अब n वाले पदों को एक तरफ रखते हैं और बाकी नंबर्स को सारे उठा के, या थोड़ा और सरल कर लेते हैं, 63 में 2 को निकाला तो 61 बचा, धन 2n, बराबर 3 ऋण 7 किया तो कितना आएगा, ऋण 4, तो 7n ऋण 4 बचेगा। इसे उठा के इधर करते हैं और इसे उठा के इधर, तो 7n के साइड में मैं ला रहा हूँ 2n को, तो ऋण 2n हो जाएगा, और 61 के साइड में ला रहा हूँ मैं -4 को, तो ये इधर आके कितना हो जाएगा, +4। यहाँ कितना बचेगा, 5n इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 65। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 65/5, डिवाइड करें तो 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, तो n इज इक्वल टू 13 है, अर्थात n का जो मान है वो 13 होगा। हम लिख सकते हैं, अतः दी गई दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। तो इसका भी जो 13वां पद होगा और इस समांतर श्रेणी का भी जो 13वां पद होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न हल कर लेते हैं। एक 10वां प्रश्न है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद दिया है 16 और 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है, तो यहाँ एक समीकरण बन जाएगा और यहाँ भी एक समीकरण मिल जाएगा। तो दो समीकरण की सहायता से हम, अच्छा, किसी समांतर श्रेणी को अगर ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हमें ए और डी का ज्ञात होना आवश्यक है। तो पहले तो हम मान लेंगे कि वह समांतर, इसी प्रकार का एक प्रश्न हम हल कर चुके हैं। तो चलिए हल करते हैं इसे। माना समांतर श्रेणी क्रमशः a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा डॉट 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 आदि है। प्रश्नानुसार दिया है तीसरा पद 16, तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a3 इज इक्वल टू 16, ये दिया है। अब इसे अगर और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं, या a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ये बन गया समीकरण नंबर 1, तथा 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद जो होगा वो a7 होगा और 12वें पद से कितना अधिक है, और सॉरी 5वें पद से 12 अधिक है। तो अगर a5 को मैं बराबर लिखना चाहूं तो अच्छा, कम कौन सा है, a5 कम है ना, तो इसी में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 12 को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। अब इसे और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें
तो A5 को उठा के इधर कर लीजिए, A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 60 और यहाँ माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। इसे और सिंप्लीफाई करें तो A प्लस 60 माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस A, और माइनस और प्लस का माइनस 4D इज इक्वल टू 12। अब देखिए A प्लस में है माइनस में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 60 में अगर 4D निकालेंगे तो 2D इज इक्वल टू 12 मिलेगा। तो D इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 12/2। डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो D की वैल्यू हमें मिल गई है ना। तो D की वैल्यू अगर समीकरण 1 में हम रखते हैं तो A की भी वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद हम समांतर श्रेणी याद कर सकते हैं, जो कि हमने माना है A प्लस D। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए यहाँ हल कर लेते हैं इसे। तो A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो A प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू 16। तो A इज इक्वल टू 16 माइनस 12। तो A इज इक्वल टू कितना मिल गया, 4। तो प्रथम पद ज्ञात हो गया और सार्वंतर ज्ञात हो गया, तो हम समांतर श्रेणी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अतः चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे लिख लेते हैं। अतः समांतर श्रेणी चार कॉमा 4 धन 6 कॉमा 4 धन 2 गुणित 6 कॉमा 4 धन 3 गुणित 6 डॉट 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 इसी प्रकार से होगा। अब इसे सरल करके लिख लें तो 4 10 और ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 22 है। तो समांतर श्रेणी हमने ज्ञात कर लिया। अब चलिए अगला प्रश्न हल कर लेते हैं। 32वां प्रश्न है AP 3 8 13 और अंतिम पद दिया है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, वही nवां पद इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं इसे भी। मैंने 3 मेथड बताया हुआ है आपको। 3 मेथड में से जो लास्ट वाला मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी बड़ा बढ़िया लगता है यूज करने में। तो दिया है प्रथम पद A बराबर 3, सार्वंतर D बराबर 8 ऋण 3 बराबर 5, अंतिम पद। अब इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, A D और L डायरेक्ट लिख सकते हैं। L इज इक्वल टू 253। चूंकि अंतिम पद से nवां पद बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इसीलिए अंत से 20वां पद इज इक्वल टू L जो है वो कितना है 253, ऋण n की जगह में 20 रखना है, ऋण 1, और d जो है वो 5 है। तो 253 ऋण यहाँ 19 गुणित 5 आ जाएगा, 253 ऋण 19 बचे 95, और अगर इसे घटाएं हम तो यह आ जाएगा 158। तो ये ज्ञात हो गया। हम लिख सकते हैं अतः AP का अंत से 20वां पद 158 है। यह प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
35वां प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद q है और क्यूवा पद p है तो nवा पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद अर्थात ए पी इज इक्वल टू क्यू दिया है और क्यूवा पद अर्थात ए क्यू इज इक्वल टू पी दिया है। हमें nवा पद ज्ञात करना है। हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू क्या लिखता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी प्रकार से ए पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। और ये किसके बराबर दिया है, क्यू के बराबर दिया है। इसी प्रकार ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू, एन की जगह हम क्यू लिख रहे हैं तो क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी दिया है। अब यहीं से हमें दो समीकरण मिल जाएगा। अब समीकरण जब मिलेगा, अब देखिए एनवा पद ज्ञात करना है। एनवा पद क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसके लिए हमें किसका ज्ञात होना आवश्यक है, ए का भी और डी का भी, है ना, एनवा पद ज्ञात करने के लिए अर्थात ए एन। तो इसी दो समीकरण की सहायता से ए का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और डी का भी मान ज्ञात करेंगे और उसी को हम इसमें रख देंगे तो हमें एनवा पद ज्ञात हो जाएगा अर्थात ए एन ज्ञात हो जाएगा। तो यही काम करना है। चलिए हल करते हुए और अच्छे से समझते हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। अब देखिए एक ही समांतर श्रेणी की बात हो रही है ना, उसी में पीवा पद भी है और क्यूवा पद भी है, ठीक है, दो अलग अलग समांतर श्रेणियों की बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए प्रथम पद ए ही होगा और सारवंतर जो होगा वो डी ही होगा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार ए पी इज इक्वल टू क्यू या ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, ये बन गया समीकरण नंबर 1। तथा ए क्यू इज इक्वल टू पी या ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में अगर मैं समीकरण 2 को घटा दूं तो ए से कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर डी की वैल्यू को हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, ए की भी वैल्यू मिल जाएगी और यही चाहिए हमें ए एन ज्ञात करने के लिए, है ना। तो चलिए हल करते हैं इसे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू और a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। घटा रहे हैं तो चिन्हों को बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर लिया। इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ ऊपर बचा हुआ है प्लस में p माइनस वन ब्रैकेट में है और बाहर d, यहाँ माइनस आ गया ना तो माइनस q माइनस वन, ये भी ब्रैकेट में है, बाहर है d इज इक्वल टू q माइनस, ये प्लस की जगह माइनस हो गया था, माइनस p। इन दोनों में देखिए d कॉमन है तो d को बाहर निकाल ले रहा हूँ तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, p माइनस वन और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो कोष्टक में ही लिख लेते हैं q माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, फिर वन इज इक्वल टू q माइनस p। अब इधर हल कर लेते हैं तो d, अब ब्रैकेट में देखिए p माइनस वन है और माइनस जो है, माइनस का गुणा एक बार प्लस q के साथ होगा तो माइनस q हो जाएगा और माइनस का गुणा अगर माइनस के साथ होगा तो प्लस वन हो जाएगा इज इक्वल टू q माइनस p, ये इधर दिया हुआ है। तो d यहाँ पर देखिए माइनस वन है और प्लस वन है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, p माइनस q ब्रैकेट में बचा इज इक्वल टू q माइनस p। अब अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई में ना डिवाइड अगर करना चाहूँ तो मुझे या तो p माइनस क्यू को q माइनस पी बनाना होगा या तो q माइनस पी को p माइनस क्यू बना दूँ। अब ये किस प्रकार से बन सकता है, यहाँ से अगर मैं माइनस वन को कॉमन निकाल लेता हूँ तो माइनस कॉमन निकालने की वजह से जो माइनस वाला पद है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला पद है वो माइनस हो जाएगा, मतलब आगे पीछे करके लिख सकते हैं, यही करेंगे। p माइनस क्यू
यहाँ से -1 को मैं, कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो -1 को कॉमन निकाला तो जो माइनस वाला पद है माइनस कॉमन निकालने की वजह से प्लस हो जाएगा, तो p को पहले लिख लिया और ये जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा, q को बाद में लिख लिया। तो d इज इक्वल टू -1 p माइनस क्यू अपॉन, नीचे भी क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू, डिवाइड होगा तो 1 टाइम जाएगा, -1 का अगर 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा, -1 ही आएगा, अर्थात d इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, -1। अब d का मान चाहे समीकरण 1 में रखूं या फिर समीकरण 2 में रखूं, मुझे a का मान मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इससे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी था तो इंटू -1 कर लेंगे, इज इक्वल टू q था, तो a, अब प्लस माइनस का माइनस कर लेते हैं यहाँ स्टार्टिंग में, माइनस और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई किया तो +1 इज इक्वल टू q। अब a की वैल्यू हमें चाहिए तो बाकी सबको उठा के इधर कर लेते हैं, तो q ये इधर आके प्लस p हो जाएगा और ये इधर आके -1 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या मिला, q प्लस p -1। अब a की भी वैल्यू हमें पता चल गई और b की भी वैल्यू पता चल गई, तो nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तब समांतर श्रेणी का nवां पद an is equal to a plus n minus 1 into d। an is equal to a जो है वो क्या है, q plus p minus 1 है, प्लस n minus 1, d की जो वैल्यू थी वो -1 थी, इज इक्वल टू q plus p minus 1 प्लस, अब अच्छा प्लस माइनस का माइनस कर लीजिए स्टार्टिंग में, माइनस और प्लस का माइनस हो गया, माइनस और प्लस का -n और माइनस का मल्टीप्लाई +1 इज इक्वल टू, यहाँ -1 है यहाँ +1 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, q प्लस p माइनस n बचेगा और यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा an, अर्थात nवां पद जो प्राप्त हुआ है वो q प्लस p माइनस 1 प्राप्त हुआ है। यहाँ आई थिंक आपको कंफ्यूजन हुआ होगा तो दोबारा बता दे रहा हूँ, यहाँ देखिए प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का मैंने माइनस कर दिया तो ये माइनस हो गया, अब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा अर्थात -n, और फिर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो +1 आ जाएगा, है ना। तो -1 और +1 जो है वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ -n ही बचा, q प्लस p माइनस n बच गया। अब हम लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी का nवां पद nवां पद q प्लस p माइनस n है। अब चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं और बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। 34वां प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 1 और 31वां पद -77 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया है 5वां पद a5 इज इक्वल टू 1 और 31वां पद a31 इज इक्वल टू -77। तो यहाँ से दो समीकरण मिल जाएंगे और समीकरणों को हल करते हुए श्रेणी ज्ञात करना है। तो पहले तो श्रेणी मानेंगे, क्या है, a प्लस डी है, फिर a प्लस 2d है और a प्लस 3d है, इसी प्रकार से आगे भी है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इसे और आज का खत्म करते हैं क्वेश्चन। माना समांतर श्रेणी क्रमशः a प्लस डी, a प्लस 2d,
ए प्लस 3d कॉमा डॉट 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 आदि है। प्रश्नानुसार a5 इज इक्वल टू 1 या a प्लस 4d इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, है ना। एक घटा के लिख लें 4d और ये बन गया समीकरण नंबर 1 तथा 31वां पद दिया है तो a31 इज इक्वल टू -77 तो a प्लस 30d इज इक्वल टू -77 इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 कर लेंगे तो यहाँ से d की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 1 और a प्लस 30d इज इक्वल टू -77। माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, घटा रहे हैं तो चिन्हों को बदल लेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। -30 में से अगर +4 को निकालूं तो हमारा बचेगा -26d इज इक्वल टू प्लस हो गया है +77 में अगर +1 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 78 तो d इज इक्वल टू मिलेगा 78 अपॉन -26। इससे ये कैंसिल होगा 3 टाइम में और माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा तो d इज इक्वल टू कितना मिला -3। अब d का मान हम रखें समीकरण 1 या 2 में तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू 1। a प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 4 3 सा 12 इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू 1 -12 इधर आके +12 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 13। तो प्रथम पद ज्ञात हो गया और सर्वंतर ज्ञात हो गया तो हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं सब। अतः समांतर श्रेणी जो कि हमने क्या माना था a13 a प्लस d 13 प्लस -3 ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस में है और फिर 13 प्लस 2 इंटू -3 फिर 13 प्लस 3 इंटू -3 इसी प्रकार से आगे भी चलेगा। ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख लें तो 13 -3 करेंगे तो 10 आ जाएगा और फिर ऐसे ही 3 2 ज़ा 6 माइनस में होगा, यहाँ आ जाएगा 7 और इसे अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ऐसे ही आगे भी चलेगा है। तो इसका भी हमने समांतर श्रेणी याद कर लिया तो ये प्रश्न हल हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको राइट साइड में प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां मैंने क्लास 10th राजीव प्रकाशन के जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में। और लेफ्ट साइड में सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।